हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SV टेक्नोबाइट फिजिक्स में। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था गॉस थ्योरम, और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल टाइप्स के हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अब क्योंकि गॉस थ्योरम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो इसको हम बड़ा डीपली चाहते कि एक्सप्लेन करें। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं स्टूडेंट्स, वो इस गॉस थ्योरम को और ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। लेकिन ये सब करने से पहले मैं आपको, अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो मैं 1 मिनट के लिए बता दूं गॉस थ्योरम क्या था। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक टर्म होती है जो कि हमें बताती है कि किसी भी सरफेस को कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करती है, और उसको हम E डॉट ds से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल है स्टूडेंट्स फाई। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, जैसे कि ये कोई स्फीयर है, इसके अंदर कोई चार्ज एनक्लोज्ड है, क्यों? तो चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकल के इस सरफेस को क्रॉस करके बाहर आती हैं, जो इलेक्ट्रिक लाइंस, तो ये जो सरफेस को क्रॉस कर रही है इलेक्ट्रिक लाइंस, गॉस के अकॉर्डिंग ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस जो इस सरफेस को क्रॉस करती हैं, वो कितनी मिलेंगी? इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है, ये चार्ज, उसका हमेशा 1/ε0 टाइम्स। मतलब कि अगर कोई सरफेस है और उसके अंदर चार्ज है, तो चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल के अगर बाहर आती है तो उस सरफेस को वो क्रॉस कर रही है। तो गॉस थ्योरम बताते हैं कि उस सरफेस को टोटल कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करेंगी, जिसको कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम देते हैं। तो गॉस के अकॉर्डिंग जो ये टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करेंगी, वो किसके बराबर मिलेगी? जो उसके अंदर चार्ज है स्टूडेंट्स, उसका 1/ε0 टाइम्स। यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, कितना मिलेगा? Q/ε0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम को और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ स्पेशल केसेस हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है हमारा और उसमें कोई चार्ज ही नहीं है, अब क्योंकि चार्ज नहीं है तो फिर गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको क्या बताया था? Q/ε0। और अगर वहां किसी सरफेस में चार्ज है ही नहीं, यानी कि ये सरफेस है, इसके अंदर चार्ज क्या है? 0, चार्ज एनक्लोज 0 है, तो फिर इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा? 0। ठीक है, तो देखिए, इफ द क्लोज्ड सरफेस डज नॉट कंटेन एनी चार्ज दैट इज Q = 0, उस टाइम पे स्टूडेंट्स तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो कितना होगा? 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर चार्ज एनक्लोज्ड उसमें नहीं है, चार्ज 0 है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका क्या होगा? सरफेस का 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकेंड स्टूडेंट्स, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस किसी सरफेस को क्रॉस करके बाहर जाती हैं, तो फिर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पॉजिटिव लोगे। जैसे कि यहां देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव चार्ज है, और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड जाती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल के यूं इस सरफेस को क्रॉस करके बाहर जा रही हैं, बाहर जा रहे हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक लाइंस। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस क्लोज्ड बॉडी का, वो पॉजिटिव होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और अगर इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी कि यहां इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर की साइड आ रही है, ये कब होता है? जब इसके अंदर हमारा चार्ज क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो। तो इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर की तरफ आती है, उस टाइम पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टूडेंट्स क्या लेंगे? नेगेटिव। अब आप कहोगे सर
कोई साइन कन्वेंशन है क्या? तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इसको पॉजिटिव क्यों लेते हैं, यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पॉजिटिव और यहां नेगेटिव क्यों लेते हैं? एक्चुअली स्टूडेंट्स, जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट ds, यानी कि E ds कोस थीटा। जहां पे ds होता है इसके ऊपर कोई भी छोटा सा सरफेस एरिया, ये है मान लिया ds। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन है बाहर की साइड, और स्टूडेंट्स जब आप इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो नॉर्मल हमेशा आउटवर्ड ड्रॉ किया जाता है। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, किसी भी सरफेस पे जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो किधर ड्रॉ करोगे? सरफेस के आउटवर्ड, यानी कि यहां नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो आउटवर्ड इधर होगा 90 डिग्री, इधर ड्रॉ करोगे तो आउटवर्ड इधर होगा, यहां ड्रॉ करोगे तो आउटवर्ड इधर, और यहां ड्रॉ करोगे तो आउटवर्ड इधर। तो आप देख सकते हो कि भाई यहां जब आप आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो ये जो यूनिट वेक्टर है पैरेलल टू नॉर्मल, इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन में हो गई, और अगर इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन में हुई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ E ds कोस थीटा की जगह क्या आया, या थीटा क्या था? थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस एंड नॉर्मल टू द सरफेस। तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन और नॉर्मल के बीच क्या एंगल बन जाता है? 0। तो हम लेंगे cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 1। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है वो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर की साइड जाती हैं तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन तो अंदर की साइड है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया नॉर्मल हमेशा सरफेस पे किधर ड्रॉ होगा? आउटवर्ड। ये मान लिया सरफेस है यहाँ पे, तो नॉर्मल इधर हुआ। ठीक है, ये क्या ड्रॉ किया मैंने? यूनिट वेक्टर पैरेलल टू नॉर्मल। तो जो नॉर्मल की डायरेक्शन है वो इधर है, या यूनिट वेक्टर पैरेलल टू नॉर्मल इधर है, और इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन उससे जस्ट अपोजिट है, और अपोजिट के लिए क्या एंगल होता है? 180 डिग्री। वहां पे स्टूडेंट्स यही क्या हो जाएगा? cos 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा -E ds। ओके, तो आप देख सकते हो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव आया। तो जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करके बाहर जाती है तो उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम क्या लेंगे? पॉजिटिव, और जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर आती हैं तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थर्ड जो हमारे पास स्पेशल केस है जो गोस्टोरम को एक्सप्लेन करेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस है उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है is directly proportional to the charge enclosed, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज पे डिपेंड करता है। क्योंकि स्टूडेंट्स गोस थ्योरम ने आपको क्या बताया कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा, जिसको कि आप E डॉट ds से डिनोट करते हो, किसके बराबर होता है गोस के अकॉर्डिंग? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कहता है कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम देखते हैं तो अगर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा, और चार्ज कम है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमने यहां दो डायग्राम बनाए स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने +Q चार्ज लिया है और यहां पे मैंने +2Q चार्ज लिया है, यानी कि यहां जो चार्ज है उससे यहां पे चार्ज मैंने क्या लिया है? डबल लिया है, डबल, 2 गुनी मैग्नीट्यूड का चार्ज लिया है। तो यहां जो मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस जो दिखाई है बाहर जाती हुई, और जो मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस यहां दिखाई है, उसमें आपको डिफरेंस नजर आता होगा कि इसके कंपैरिजन में यहां इलेक्ट्रिक लाइंस भी मैंने 2 गुनी दिखाई है, 2 टाइम्स दिखाई है। इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि यहां
दोगुनी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करेंगी तो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डबल ही होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ चार्ज क्यू था तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है, और यहाँ चार्ज उससे दो गुना हो गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उससे दो गुना हो गया। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है स्टूडेंट्स वो किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। तो चार्ज पे डिपेंड करता है, सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एनक्लोज्ड एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। जो सरफेस है उसका साइज कितना है इस पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज पे तो डिपेंड करता है। चार्ज क्यों था? यहाँ दो गुना चार्ज है तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रखी है उससे मैंने डबल दिखा दी, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डबल होगा। ये तो चार्ज पे डिपेंडेंट दिखाया, लेकिन हम कह रहे हैं कि चार्ज पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, ये हमने एक छोटा क्लोज्ड बॉडी ली है और यहाँ उससे ज्यादा साइज में क्लोज्ड बॉडी ली है। हमने यहाँ भी चार्ज प्लस क्यू दिखाया है और यहाँ भी चार्ज प्लस क्यू दिखाया है, मतलब चार्ज सेम है दोनों में, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है इसका कम है, तो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका भी उतना ही होगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका भी उतना ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस इस चार्ज से जितनी निकलती हैं उतनी ही, चार्ज तो उतना ही है तो उससे इलेक्ट्रिक लाइंस तो उतनी ही निकल के बाहर आएंगी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस को बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूं तो आप देखिए कि सपोज कीजिए हमारे पास ये चार्ज है और इससे ये इलेक्ट्रिक लाइंस निकल के बाहर आती हैं। ये मैंने क्या दिखाया? मैं किसी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हुई दिखा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं कह रहा हूं कि ये जो चार्ज है इस सरफेस के अंदर है, इस सरफेस के अंदर है, ये सरफेस है S1। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस सरफेस को ये इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करके बाहर जा रही है। ठीक है, अब एक सरफेस मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये जो दूसरा सरफेस है स्टूडेंट्स S2, वो इस सरफेस से तो काफी बड़ा है, लेकिन आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करके जा रही थी वही तो इसको भी क्रॉस कर रही है। लाइंस तो उतनी है ना, लाइंस तो वही की वही है, जो इस सरफेस को क्रॉस कर रही थी वही लाइन इस सरफेस को भी क्रॉस कर रही है। मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इज इक्वल, है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो इस सरफेस को क्रॉस कर रही थी वो ही इस सरफेस को भी क्रॉस कर रही है, इसलिए S1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स और S2 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है, चाहे सरफेस एरिया ज्यादा हो या कम हो, चार्ज तो इसके अंदर इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, और वो कंसेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में, वो देखिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम से रिलेटेड, वो होता है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास कोई लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज मीन्स कि जैसे कि कोई वायर है लीनियर शेप का और उस पे हमने मतलब चार्ज दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं लाइन चार्ज, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए लाइन। अब क्योंकि ये यहाँ चार्ज है तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। हमसे कोई कह दे कि बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है, फाइंड आउट करके बताओ ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हमारा ये एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर और लाइन। ठीक है, इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर है जो कि चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स ये। तो देखिए सबसे पहले हमने
ये एक लाइन ले ली, ठीक है, मान लिया इसकी जो लेंथ है वो है L, और इस पे जो चार्ज है स्टूडेंट्स वो कितना है Q। ये मैं चार्ज दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स। अब मान लिया जाए इस पॉइंट पे हमसे कहा गया है कि इस लाइन चार्ज के कारण, क्योंकि चार्ज तो है ही और चार्ज के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस। तो फिर इस पॉइंट पे, ये कोई भी पॉइंट है मान लिया P, कहा गया है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। तो स्टूडेंट्स आप एक बार ध्यान से यहां देखिए, ये एक लाइन शेप का मान लो आप, और ये पूरा का पूरा चार्ज है, और सपोज कीजिए पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस हर तरफ बाहर जाएंगी, तो यानी कि आपकी साइड भी इलेक्ट्रिक लाइंस यूं निकल के बाहर आ रही होंगी, ऊपर की साइड भी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल के यूं बाहर जा रही होंगी, मेरी साइड भी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल के यूं मेरी तरफ भी आ रही होंगी, नीचे की साइड भी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल के जा रही होंगी। तो अगर मुझे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो मैंने आपको एक बार इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टी बताई थी कि क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक लाइंस पता करो कितना है, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ज्यादा है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा है, और अगर कहीं इलेक्ट्रिक लाइंस की भीड़ कम है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम है। तो अगर मैं यहां पता करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो मैं ये पता करूं यहां इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी है, इलेक्ट्रिक लाइंस, क्योंकि अगर यहां इलेक्ट्रिक लाइंस ज्यादा होंगी ना स्टूडेंट्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। अब इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे पता करें, तो हम वहां पे ना जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है वहां पे ना हम एक सरफेस इमेजिन कर लेते हैं कि अगर यहां एक सरफेस होता, अगर यहां एक सरफेस होता उतने ही डिस्टेंस पे, तो उसको कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करती। जिस भी पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछना चाहता है तो आपको पता करना है वहां पे कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस पता करना है तो आप क्या करो, वहां पे उतनी ही डिस्टेंस पे एक सरफेस इमेजिन कर लो और देखो कि उस सरफेस को कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करती हैं। तो अगर ज्यादा क्रॉस करती है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो स्टूडेंट्स अगर हमसे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करने के लिए बोला गया है तो हम यहाँ पे इस सरफेस, इस लाइन से इतनी डिस्टेंस पे हम एक सरफेस इमेजिन कर लेते हैं हर तरफ, और क्योंकि लाइन के हर तरफ सरफेस इमेजिन करना है तो वो कैसी शेप लेगा, अपने आप ही सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी उसकी, उस सरफेस की। ये है स्टूडेंट्स वो सरफेस, ये वो सरफेस है, इसकी लेंथ तो L हो गई क्योंकि वायर की लेंथ L है। मैंने बताया ना कि भाई अगर ये पॉइंट P है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो इलेक्ट्रिक लाइंस पता करो। इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे पता करें, या एक सरफेस इमेजिन कर लो हर तरफ उतने डिस्टेंस पे, जैसे ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो 5 सेंटीमीटर दूर हर तरफ एक सरफेस ड्रॉ करो। आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे बिल्कुल एक सिलेंड्रिकल शेप का सरफेस बनेगा 5 सेंटीमीटर रेडियस का, जब आप एक सरफेस ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही हर तरफ आपने एक सरफेस ड्रॉ किया है। इस सरफेस को जो कि हमने ड्रॉ किया है ये एक इमेजिनरी सरफेस है जो हमने माना है कि अगर यहाँ सरफेस होता तो उसको कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करती है, नहीं इमेजिन किया है। इस सरफेस को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स गॉसियन सरफेस, और क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप का बना है तो हम इसको क्या बोलेंगे, गॉसियन सिलेंडर। तो देखिए कंसीडर ए लाइन, ये लाइन है ऑफ लेंथ L, L लेंथ की है, हैविंग चार्ज Q, ये जो चार्ज है इस लाइन पे कितना है, Q है स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 8, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है आपको पता ही है। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P, यहाँ पे आप चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना जो कि कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स, R, ठीक है, तो R डिस्टेंस पे है। तो अब आप देख सकते हो अब ये जो R डिस्टेंस है वो इस सिलेंडर की रेडियस बन जाती है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ना पॉइंट P की जो कि हमने R ली है, इस सिलेंडर की वो रेडियस है। एट डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर
वी इमेजिन ए गॉसियन सरफेस, हम एक सरफेस मान लेते हैं ऑफ रेडियस r अराउंड द चार्ज लाइन L। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास 3 सरफेसेस हो गए। 2 तो होते हैं, ये हैं फ्लैट सरफेस। ठीक है, जैसे कि इस मार्कर को देखो, एक सरफेस जो आपकी साइड है ये वाला, ठीक है, एक सरफेस ये वाला, और एक सरफेस है ये जो कर्व्ड सरफेस होता है ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला सरफेस, ये फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, और ये है कर्व्ड। तो हम यहां जो ये फ्लैट सरफेस है यहां भी एक डीएस सरफेस मानते हैं। इसको हमने सरफेस 1 कहा स्टूडेंट्स, 1। यहां भी सरफेस है कोई डीएस, इसको सरफेस हमने 2 कहा स्टूडेंट्स। और यहां इसके ऊपर एक सरफेस है ये, इस सरफेस को हमने कहा सरफेस 3। आपको कि सर कहां कहां माना है? एक तो इसके ऊपर, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, जो मार्कर है इसके बिल्कुल बीच में एक छोटा सा सरफेस मान लें। अगर आपको दिखाई दे रहा हो स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटा सा सरफेस और बीच में एक होल जैसा, इतना छोटा सा सरफेस इधर मान लिया, ये हो गया एक साइड का। दूसरा इधर मान लिया, ये भी छोटा सा सरफेस है, ये दूसरा हो गया सरफेस। और एक इसके ऊपर कोई भी, जैसे कि आपको ये रेड रेड दिख रहा हो, ये इतना सा सरफेस आपको अगर ये दिख रहा है, ये मान लो वो डीएस सरफेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे 3 सरफेसेस मान लिए। तो अब इलेक्ट्रिक लाइंस आपको पता है हमेशा आउटवर्ड जाती है, यहाँ ऊपर की साइड भी जाएगी, ऊपर की साइड जाएगी तो इसको क्रॉस करेगी, यूं आपकी साइड भी आएगी, नीचे की साइड भी आएगी, इधर भी आएगी, लेकिन ना इधर क्रॉस करेगी ना इधर क्रॉस करेगी। तो अगर मैं अलग अलग सरफेसेस की बात करूं कि भाई अगर ये सरफेस है, ये वाला सरफेस, तो सरफेस पे जब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था सरफेस पे नॉर्मल हमेशा आउटवर्ड ड्रॉ होता है। तो यहाँ इस सरफेस पे जो नॉर्मल है स्टूडेंट्स, इस सरफेस पे नॉर्मल यहाँ इधर होगा आउटवर्ड, ये है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू नॉर्मल। ठीक है, और इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस तो आउटवर्ड है, बाहर की साइड है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस की ये डायरेक्शन है इधर। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिमिलरली इलेक्ट्रिक लाइंस तो ऊपर या नीचे ही जा रही है ना, मतलब बाहर की साइड जा रही है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ भी इस सरफेस पे भी यू जा रही होंगी, या तो ई, या इधर आ रही होगी, ऐसे होगी। और इस सरफेस पे जब हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, जैसे ये सरफेस है इस पे नॉर्मल बाहर की साइड होगा, तो इस पे भी नॉर्मल इधर हुआ, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू नॉर्मल। और अगर मैं इस सरफेस की बात करता हूं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस तो मैंने बताया ना कि बाहर की साइड जाती है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस भी बाहर की साइड ही जा रही है, आउटवर्ड जा रही है, रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन भी इधर है, बाहर की साइड। और इस सरफेस पे नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, जैसे मैंने मार्कर पे दिखाया है, इस पे नॉर्मल तो बाहर की साइड ही है स्टूडेंट्स वो नॉर्मल, तो इस पे जो नॉर्मल है उसकी भी ये डायरेक्शन है। तो हमने देखा ये एक सिलेंड्रिकल जो सरफेस है, इसके 3 सरफेसेस है, ये फ्लैट वाले हैं और ये कर्व्ड सरफेस। तो जब हम फ्लैट की बात कर रहे हैं, यानी कि सरफेस 1 और सरफेस 2, तो इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस है, नॉर्मल उससे एग्जैक्टली 90 डिग्री पे है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, और यहां इलेक्ट्रिक लाइंस और नॉर्मल के बीच कितना एंगल बन रहा है? 0 बन रहा है। तो देखिए, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको कि आप क्या लिखते हो, E डॉट ds, यही बोलते हैं ना स्टूडेंट्स। तो वो क्या हुआ, E डॉट ds सरफेस 1 प्लस E डॉट ds सरफेस 2 क्लोज्ड बॉडी स्टूडेंट्स। ठीक है, प्लस E डॉट ds सरफेस 3, यानी कि इस पूरे सिलेंडर का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, यानी कि पूरे सिलेंडर को टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी क्रॉस करती होंगी। तो स्टूडेंट्स या तो यहां से क्रॉस करती होंगी
तो वो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, या इस सरफेस को क्रॉस कर सकती हैं तो इसका हुआ, या फिर कर्व को क्रॉस कर सकती हैं। यानी कि सरफेस को क्रॉस करके बाहर आने का तो कौन कौन सा हमारे पास रास्ता रह जाता है, या तो इस सरफेस को क्रॉस करके आएंगे या इसको या इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस क्योंकि बाहर जा रही है, बाहर जाती है, तो इसको क्रॉस नहीं करेंगी ना इसको क्रॉस करेंगी। ठीक है, तो हम आगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं तो वो कितना आता है। इस सरफेस की बात करता हूं तो ई डी एस कोस, या कितना एंगल बनता है स्टूडेंट्स फर्स्ट सरफेस में 90 डिग्री। सेकंड जो सरफेस है यहां भी कितना एंगल बनता है इलेक्ट्रिक लाइंस और नॉर्मल के बीच 90 डिग्री। और बचा थर्ड जो हमारे पास है सरफेस, यहां कितना एंगल बनता है इलेक्ट्रिक लाइंस और नॉर्मल के बीच 0 डिग्री। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा आ गया, आपको पता है cos 90 कितना होता है 0, cos 90 कितना होता है 0। तो ये बचा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितना बचा ई डी एस, कितना बचा स्टूडेंट्स ई डी एस। और ये आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई, हमने बाहर ले लिया डी एस। ds क्या है स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि एक रेड ऐसे छोटा सा सरफेस एरिया, और ds का इंटीग्रेशन का मतलब ये जो पूरा का पूरा सरफेस है, मतलब उस पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सरफेसेस होंगे, ds 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 बहुत सारे सरफेसेस होंगे। तो फिर अगर सभी सरफेस का अगर आप सम करो तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। ये जो सरफेसेस हैं ऐसे ऐसे अगर हमारे पास बहुत सारे सरफेसेस लेंगे और उन सब का सम करेंगे तो ये पूरा सरफेस हो जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं, इसी को ई तो है ही स्टूडेंट्स। और ये जो है हमारे पास ये क्या है, ये जो छोटा सा सरफेस एरिया है उसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, ऐसे ऐसे जितने भी सरफेसेस हैं उनका टोटल, जिसको हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया भी कौन सा है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम कहेंगे टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमने यहाँ पे निकाला है, कितना आया भाई E इंटू, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एल। ये सिलेंडर का टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। फिर से बता दूं, सिलेंडर का जो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एल। तो हमारे अकॉर्डिंग ये जो गॉसियन सरफेस हमने माना है इसको टोटल इतनी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करके बाहर जानी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, और गॉस ने क्या बताया था, गॉस ने क्या बताया था, बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अगर हम गॉस थ्योरम की बात करें स्टूडेंट्स, तो गॉस ने बताया था कि जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा इस सरफेस का वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां से हम देख सकते हैं कि भाई हमारे अकॉर्डिंग जो भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है हमारा कितना आया है E इंटू 2 पाई आर एल। कि हमारे अकॉर्डिंग जब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखा तो हम कह रहे हैं कि इस सरफेस को टोटल इतनी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करेगी, और गॉस ने कहा कि जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करती है वो कितनी मिलनी चाहिए, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर मिलनी चाहिए। ये हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है, और गॉस ने कहा कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने ये निकाला और गॉस कह रहा है कि ये इसके बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को देखें तो E किसके बराबर हुआ स्टूडेंट्स, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, यानी कि इस फैक्टर को हम नीचे ले आए स्टूडेंट्स। तो Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। स्टूडेंट्स, ये Q बाई एल चार्ज पर यूनिट लेंथ हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, और इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं।
2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये स्टूडेंट्स ये जो है Q बाई एल, वेयर लैम्डा किसके बराबर है, चार्ज पर यूनिट लेंथ के बराबर। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, लैम्डा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास क्या वैल्यू हो गई, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है स्टूडेंट्स, और वेक्टर फॉर्म में लिखो तो फिर आप क्या कर दोगे, यहाँ वेक्टर और यहाँ आर यूनिट वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक एप्लीकेशन था। इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस और भी हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए तब तक आप गोस थ्योरम दोबारा से आप रीड करें, वॉच करें, लर्न करें, नोटबुक में लिखें। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपको स्पेशल केसेस बताए उनको, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो हमने करवाए हैं और भी करवाएंगे स्टूडेंट्स, वो भी आप आगे करना है आपको, और ये भी आप करते रहिए जब तक कि हम नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं। ठीक है, ओके।